नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज की जो क्लास है वो हमारी 12 नंबर की क्लास है। कौन से नंबर की क्लास है? आज हम लोग ये 12 नंबर की क्लास पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा चल रही है। ठीक है, उसमें राइटर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 राइटर पढ़ लिए हैं। आज छठे नंबर का राइटर हमारा होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और अगर आपको संपर्क करना है तो इन नंबर पर संपर्क करें 9929261623। ठीक है, तो आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। कोर्स लेना है तो आप ऐप पे जाकर के, ऐप का नाम है कोटा ऑनलाइन क्लासेस, आप वहां जाकर के जो है कोर्स ले सकते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का। ठीक है साथियों, चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। और आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और इसमें सबसे पहले जो आते हैं वो है छठे नंबर पर जो राइटर है अपने, उनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आप सबको पता है इनकी रचना का नाम भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनकी कौन सी रचना रही है? इनकी रचना है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य, साहित्य भी लिखो साथ में, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इनकी रचना रही है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना का नाम क्या है। तो ये बहुत बार मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें पूछे भी जाते हैं। तो आपको सारी चीजें याद रखनी है साथियों। ठीक है, इसके बाद में इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी आप लिख लीजिए। प्रकाशन वर्ष यानी कि इस रचना का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 1938 ईस्वी में इस रचना का प्रकाशन हुआ। याद होनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको याद होनी चाहिए। इस रचना में किस पद्धति का प्रयोग किया गया था? इस रचना में आलोचनात्मक, आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है। वैसे आलोचनात्मक जो पद्धति है वो उन 5 पद्धतियों में नहीं गिनी जाती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था अन्य पद्धति। तो यहाँ पर आलोचनात्मक जो पद्धति है उसका प्रयोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किया गया है। तो यह आपको याद रखना है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसके विशेष तथ्य पर आ जाइए अब आप। विशेष तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ठीक है ना। विशेष जो तथ्य मैं आप लोगों को लिखाता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहां से जबरदस्त क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों की। बहुत सारे विशेष तथ्य मैं लिखाता हूं यहां पर, है ना। चलिए, विशेष तथ्य में सबसे पहले लिखते हैं, यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए, यह इतिहास ग्रंथ नागपुर, नागपुर विश्वविद्यालय के लिए, यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध, क्या है? शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। किसके द्वारा? यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए किस रूप में लिखा गया? शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आगे लिखिए, इसी में ही, इसी के आधार पर, इसी के आधार पर, इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने, इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने, इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में डॉक्टरेट 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 की उपाधि प्रदान की। डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की, डॉक्टरेट की उपाधि जो है प्रदान की। तो ये भी आप बात याद रखिए। 1940 में इन्हें, किनको? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। तो यहां लिखिए इन्हें, इन्हें
तो याद हो जाएगा, ये इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने 1940 ईस्वी में इन्हें डॉक्टर रामकुमार वर्मा को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करी थी। तो ये बहुत जबरदस्त जो है पॉइंट है जो आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं इसी क्रम में दूसरा पॉइंट यहां पर आता है, यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। ये क्या है? एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें 693 ईस्वी से यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन है। यह भी बहुत जबरदस्त बात है। यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। कौन सा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं आदि काल से भक्ति काल तक का वर्णन इसमें किया गया है। तो यहां पर लिख लो भाई, आदि काल से भक्ति काल तक, आदि काल से भक्ति काल तक का ही इसमें वर्णन है। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग यहां लिखते हैं, और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तीसरा पॉइंट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर रामकुमार जो वर्मा है वो स्वयंभू को क्या मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो ये 3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर पर आ जाते हैं। 7वें नंबर पर जो आते हैं वो है साहब हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ाई करनी है, और बार बार रिवाइज करोगे तो सब याद हो जाएगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों को लिखा रहा हूं, और आप लिखते जाइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या नाम है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये लिखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 7वें नंबर पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी 3 रचनाएं रही है, आप सबको पता है, तो पहले उन 3 रचनाओं को लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कौन कौन सी रचनाएं रही हैं उनको लिखिए। 3 रचनाएं हैं इनकी। तो सबसे पहली जो रचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका, क्या नाम है? हिंदी साहित्य की भूमिका रही है। 1940 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी ये? 1940 ईस्वी में लिखी, क्या प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी रचना इनकी रही है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये इसका जो समय है वो रहा है 1952। इसका समय क्या रहा है? 1952 ईस्वी में रहा। ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, और बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है। तो 3 तो ये दे दी जाएगी, और एक कोई और दूसरी दे दी जाएगी। तो आपको याद तो रखनी है तीनों ही रचनाएं, और कब कब प्रकाशित हुई है ये भी आपको याद रखना है भाई, है ना। इसके बाद में तीसरी रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी आपको याद रखना है, और ये 1953 में प्रकाशित हुई थी। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगर किसी को डाउट है तो ये मैं आपको बता भी सकता हूँ, ये डॉक्टर जो है हमारे बच्चन सिंह जी, उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में 1953 दिया हुआ है। तो आप यही याद रखें, 1940, 52 और 53। ठीक है, याद हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 रचनाएं, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में यहाँ पर अब विशेष तथ्यों में हम लोग लिखेंगे। विशेष तथ्य में लिखे, इन्होंने रचनाकारों के मूल्यांकन में समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। इन्होंने
रचनाकारों के मूल्यांकन में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। इन्होंने रचनाओं के मूल्यांकन में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। अगला पॉइंट लिखिए, इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 भागों में हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 भागों हिंदी साहित्य के विकास क्रम को दिख रहा होगा। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा है। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा है? हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे लिखिए, तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के वीरगाथा काल को जोर देकर आदिकाल कहा है। वीरगाथा काल को जोर देकर आदिकाल वीरगाथा काल को जोर देकर आदिकाल जो है कहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वीरगाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आदिकाल को क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था। लेकिन इन्होंने आदिकाल को क्या कहा? इन्होंने वीरगाथा काल को क्या कहा? आदिकाल नाम दिया है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों को। और इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को, विकास क्रम को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में इन्होंने बांटा है। चलिए आगे लिखते हैं। अब इसी क्रम में आगे अगला पॉइंट आता है साथियों, इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। लिखिए यहां पर, किन्होंने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहा है। यह भी आपको बात याद रखनी है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों का और विरोधों का युग, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे ये कहते हैं विरोध हुआ इसका, कि ये ऐसा नहीं है, आदिकाल को क्रम ये होना चाहिए, आदिकाल को ये इसका जो है सन यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसने बहुत विरोध झेले हैं। आदिकाल का नामकरण भी सबने अलग अलग किया है। तो ये सारी चीजें जो है आदिकाल के साथ हुई है। ठीक है ना, यहां तक तो कोई दोहराई मेरे को लगती नहीं है कि आपको कोई परेशानी होगी। इसके बाद में अगला आता है, अगला पॉइंट, इन्होंने भक्ति आंदोलन को भारत की सांस्कृतिक चेतना का विकास परिणाम माना। यहाँ ऐसे लिख लो, चेतना का विकास परिणाम माना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आप, तथा भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है। तथा भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विशेष तथ्य हैं जो आप लोगों को लिखने हैं और पढ़ने हैं। बार बार रिवाइज कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसे याद नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ 10 बार पढ़ दीजिए। 10 बार पढ़ने के बाद में आप पेपर में जाके बैठ जाइए, देखते हैं फिर कैसे नहीं आएंगे क्वेश्चन। 100% क्वेश्चन आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे। तो बस यही कला है हिंदी साहित्य इतिहास, रटने की चीज नहीं है। आप बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक रटने में आ जाएगा। आप इसको देख करके घबराओ मत कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा, कि ऐसे नहीं। ये अगर घबरा गए तो समस्या बहुत बड़ी हो जाती है फिर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना भाई। तो समस्या में नहीं पढ़ना हमें, ठीक है ना। आगे देखिए, अब ये कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो है
अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान ऐसे लिख लो, या फिर अद्दहमान लिख लो, अद्दहमान, यहां भी ह लिखो भाई इसमें, अद्दहमान। ये तीन नाम हैं, एक नाम अब्दुल रहमान ले लो, या अब्दुल रहमान ले लो, या अद्दहमान ले लो, ठीक है। को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान अद्दहमान, इसको क्या मानते हैं, हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो लिखिए, शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं को, शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर, जिन 12 रचनाओं के आधार पर, जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल, वीरगाथा काल, वीरगाथा काल कहा था, वीरगाथा काल कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, याद रखना साथियों, ये शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को क्या कहा था, वीरगाथा काल कहा था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनसे अधिकांश को आदिकाल के बाद की रचनाएं मानते हैं। उनमें से अधिकांश को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनमें से अधिकांश रचनाओं को आदिकाल के बाद की, यानी कि परवर्ती रचनाएं मानते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल तक कहा था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनमें से अधिकांश रचनाओं को आदिकाल के बाद की या परवर्ती रचनाएं मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन रचनाओं में से, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, द्विवेदी की इतिहास दृष्टि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं। अब इतिहास दृष्टि की प्रशंसा करते हुए ये क्या कहते हैं साथियों, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हमें लिखना है। क्या कहते हैं, संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं, संभवतः द्विवेदी यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती
चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। तो ये जो है साथियों डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए बहुत बड़ी बात कही गई है, जो आपको ध्यान रखनी है। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इनका जो है बहुत अच्छे से जो है सराहना करी है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि की प्रशंसा उन्होंने करी है, और उन्होंने कहा है कि आचार्य शुक्ल की जो अनेक धारणाएं थी, अनेक स्थापनाएं थी, उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चुनौती दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के खिलाफ कौन गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना किसने करी है, तो वो केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी ही थे, जिनका नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब अगली यहां पर रचना, अगले राइटर आते हैं 8वें नंबर पर, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की रचना का नाम तो आपको पता होगा ही सही, तो रचना भी लिख लीजिए। इनकी रचना का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनकी रचना का नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके बाद में इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? प्रकाशन वर्ष जो रहा है, दो भाग थे। देखो इसका दो भाग थे। प्रकाशन वर्ष में अलग अलग जो भाग है वो अलग अलग टाइम पे प्रकाशित हुए थे। तो यहां पर लिखिए इसके कितने भाग थे, भाग कितने थे? तो भाग तो इसके दो थे, तो इसके दोनों भाग लिख लीजिए कब प्रकाशित हुए। तो दोनों भागों को हम अच्छे से लिखते हैं। प्रथम भाग और दूसरा है द्वितीय भाग। ये दो भागों में प्रकाशित हुई थी। तो प्रथम भाग और द्वितीय भाग 1964 और 1965 में। ये तो 1964 ईस्वी में हुआ और ये 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। याद रखना, इसके दो भाग थे प्रकाशन। प्रथम भाग 1964 में और द्वितीय भाग 1965 में इसके प्रकाशित हुए हैं। और इसमें किस पद्धति का प्रयोग हुआ है वो भी आप लिख लीजिए। कौन सी पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया है? पद्धति का प्रयोग हुआ है, लिखो इसमें किस पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो पद्धति भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें देखो वैज्ञानिक इतिहास है, तो इसका मतलब है इसमें वैज्ञानिक पद्धति का ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति का ही प्रयोग किया गया है इसको लिखने के लिए। तो ये भी एक अच्छी बात है, और यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अनेक बार क्वेश्चन आया है। मैं तो कह रहा हूं इसके नाम से क्वेश्चन आ गया कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास रचना जो है किसकी? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की है। ये कितने भागों में प्रकाशित हुई? दो भागों में। प्रथम भाग 1964 में, द्वितीय भाग 1965 में। और इसमें जो पद्धति है वो जरूर याद रखिएगा, इसमें वैज्ञानिक पद्धति का ही प्रयोग हुआ है। अब इसके विशेष तथ्य लिख लेते हैं। इसमें जो विशेष तथ्य हैं वो क्या है? जो विशेष तथ्य हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, इनको जरूर आप अच्छे से याद करना, क्योंकि यहां से एक न एक क्वेश्चन बनता है। देखो सबसे पहले इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना, हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का क्या माना है? प्रथम कवि माना है। दूसरे नंबर पर कहते हैं कि इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल व शून्य काल कहा है, ठीक है, लिख लो। इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा है, या वह लिख लो। प्रारंभिक काल व शून्य काल कहा है। इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल व शून्य काल कहा है। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो इनकी आपको ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट आता है, इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को, लिखिए, इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया है।
साहित्य को निम्न भागों में विभक्त किया है। अब भक्तिकालीन साहित्य को निम्न भागों में विभक्त किया है, उनको लिख लीजिए कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले है राजाश्रय में रचित साहित्य। राजाश्रय में रचित साहित्य, देखो राज्य के आश्रय में यानी कि या राजा के आश्रय में लिखा गया जो साहित्य है उसे कहेंगे राजाश्रय साहित्य। दूसरा इन्होंने कहा है धर्माश्रय, धर्म के आश्रय में, धर्माश्रय में रचित साहित्य, धर्माश्रय में रचित साहित्य। और तीसरा है इनका लोकाश्रय में रचित साहित्य। तीसरा क्या है? लोकाश्रय में रचित साहित्य। तो इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया और वो है 3 भाग, राजाश्रय साहित्य, धर्माश्रय और लोकाश्रय। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र साहब। डॉक्टर नगेंद्र साहब को लिख लीजिए, वो ये है 9वें नंबर पर, डॉक्टर नगेंद्र। इनका ज्यादा नहीं लिखना अभी, यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ लिख लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बस मेरे साथ साथ जो मैं लिखा रहा हूं ना, बस उनको लिखिए और पढ़ते रहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, एक पॉइंट नहीं छूटेगा। चाहे आप नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य का इतिहास यहां से बाहर जा ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए डॉक्टर नगेंद्र के बारे में, इनकी जो रचना है वो कौन सी रचना रही है। डॉक्टर नगेंद्र की जो रचनाएं साहब वो है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। ठीक है, लिख दोगे हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। और ये कितने खंड थे इसके? खंड भी बता दो भाई, कितने खंड थे? 10 खंड थे। और ये प्रकाशन वर्ष क्या रहा है इसका? 1937 ईस्वी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1937 ईस्वी रहा है। ठीक है ना, याद कर लेना इसको, प्रकाशन वर्ष कब है? 1937 ईस्वी रहा है। और इसकी एक ही मुख्य बात है जिसको आपको याद रखना है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इनकी एक संपादित रचना भी है। इतिहास नाम से इनकी एक संपादित रचना भी है, संपादित रचना भी है, जिसका संपादन इन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर किया है। जिसका संपादन इन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर किया है। तो इसका संपादन इन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर किया है साहब। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो डॉक्टर नगेंद्र के बारे में इतना ही हम लोगों को लिखना है। और इसके बाद में जो आती है वो है नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट, यानी कि नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा संपादित जो है उसको हम लिखेंगे हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक है साथियों, तो शायद यहाँ तक की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज हमने क्या क्या देखा उसको एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, उसको एक बार जरूर रिवाइज करते हैं, क्योंकि लास्ट में रिवीजन करने से एक बार तो याद हो ही जाती है चीजें, है ना। तो देखो हम लोगों ने जो भी चीज देखी है उसको मैं एक बार आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि अच्छी बात यह है कि हमें ये चीजें याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। ठीक है ना। तो आज हमने यहाँ से देखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इनका जो प्रकाशन वर्ष रहा है, इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1938 रहा है। पद्धति है आलोचनात्मक। और विशेष तथ्य में हमने यहाँ पर देखे हैं, विशेष तथ्य में क्या क्या है। यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने 1940 में किनको? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करी थी। दूसरा पॉइंट आता है, यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन है। यह आदिकाल से भक्ति काल तक का ही वर्णन कह सकते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना था, जो आपको ध्यान होना चाहिए। फिर आगे है इसमें अगला पॉइंट, अगला जो कवि आता है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो रचनाकार बहुत जबरदस्त रहे हैं। इनकी रचनाएं हैं
3 रचनाएं इनकी थी, आप सबको पता होना चाहिए। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, इसके बाद में है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने रचनाकारों के मूल्यांकन में समाजशास्त्री दृष्टिकोण रखा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वीर गाथा काल को उन्होंने जोर देकर के आदिकाल नाम दिया था। फिर आगे बात करते हैं, इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहा है। किन्होंने, याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने भक्ति आंदोलन को भारत की सांस्कृतिक चेतना का विकास परिणाम माना तथा भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है। इसके बाद में जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो कहते हैं कि अब्दुल रहमान या अद्दमान, तीनों में से कोई भी एक आप ले लेना, हिंदी का प्रथम कवि ये मानते हैं। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनमें से अधिकांश रचनाओं को आदिकाल के बाद की परवर्ती रचनाएं मानते हैं। इसके बाद में बात करेंगे, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए संबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। इसके बाद में आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना का नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम भाग 1964 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1965 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में यहाँ पर इसमें जो पद्धति अपनाई गई वो वैज्ञानिक पद्धति थी। विशेष तथ्य में आते हैं, इन्होंने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो है शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना था। फिर इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल नाम दिया था। ठीक है। फिर इसके बाद में इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को निम्न भागों में विभक्त किया था या लिखा था, राजाश्रय में रचित साहित्य, धर्माश्रय में रचित साहित्य, लोकाश्रय में रचित साहित्य। लास्ट हमने पढ़ा है डॉक्टर नगेंद्र को। डॉक्टर नगेंद्र की जो रचना है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, ये इसके 10 खंडों में प्रकाशित हुई और 1937 में इसको प्रकाशित किया गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इनकी एक संपादित रचना भी है जिसका संपादन इन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर के किया था, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये आज के क्लास में हमने पढ़ा है। अगली क्लास में नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के बारे में हम जानेंगे साथियों। तो अगली क्लास जो होगी वो हमारे 13 नंबर की क्लास होगी हिंदी साहित्य के इतिहास में। क्रम से आप क्लासेस देख लीजिए, आपके प्ले स्टोर बनी हुई है हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट, इस नाम से प्ले स्टोर है यूट्यूब चैनल पर। और आपको पूरा कोर्स लेना है तो आप निश्चित रूप से जाइए, कहां पर, यूट्यूब पर जाइए या फिर जो प्ले स्टोर है वहां पर जाइए, हिंदी कोटा ऑनलाइन क्लासेस नाम से चैनल, वो आपका ऐप है और वहां जाकर के आप पूरा कोर्स ले सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।